वेलकम टू माय क्लास। आई नीतू कर्मकर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स का पूरा नाम जो है मेंडल का, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म जो है वो हुआ आपका 1822 में। उनका जन्म जो है एक क्या बोले, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। उसके पापा जो है वो एक किसान थे, तो किसान होने के कारण, किसान फैमिली से होने के कारण उसका लगाव पेड़ पौधा फसल के प्रति थोड़ा ज़्यादा था। उसके पापा को वो देखते थे पी प्लांट को उगाते हुए, उससे उसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया पी प्लांट में। वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते थे अपने पापा से कि ये फ्लावर कैसे हुआ, कि एक ही जब पी ही उगना है सब में, तो फिर किसी का फ्लावर जो है वो पिंक, किसी का वाइट क्यों हुआ, कोई पौधा इतना लंबा कोई इतना छोटा कैसे हुआ। लेकिन इन सवालों का जवाब उनके पापा के पास नहीं था। वो धीरे धीरे जब बड़े हुए और अपना क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद, हालांकि वो बहुत बड़े कुछ साइंटिस्ट तो बन नहीं पाए, वो लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, लेकिन जब वो ब्रूस नामक चर्च में जो है फादर बने, तो उन्होंने चर्च का जो गार्डन था उसमें बहुत सारा पी प्लांट जो है उसको उगाया। और उन्होंने वही क्वेश्चन उसके जन्म के मतलब उसके बचपन के टाइम में था कि ये कैसे कैसे हो रहा है, वो उन सब क्वेश्चनों के जवाब ढूंढने लगे उस पी प्लांट में। उन्होंने बहुत बड़े डाटा को लेते थे, लगभग 10,000 पौधों का डाटा तैयार करते थे कॉपी में कि कौन सा जनरेशन के बाद कौन सा आ रहा है, किससे हम किससे क्रॉस करें। वो क्रॉस भी खुद करवाते थे, यानी पॉलिनेशन, क्रॉस मीन्स पॉलिनेशन, खुद करवाते थे। ये क्या क्या हुआ उसके बाद जो है वो कैसे पी प्लांट को ही क्यों चुने। पी प्लांट चुनने का एक ये था रीजन था कि वो जो है वो इजीली दिख जाता है कि कौन सा छोटा है, वेरिएशन उसका इजीली दिख जाता है और बहुत सारा वेरिएशन पाया भी जाता है। पी का कलर में डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस, पी पोड में डिफरेंस, सीड का रिंकल एंड राउंड मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस, इतने सारे वेराइटी होने के कारण उन्होंने पी प्लांट को ही चुना। पी प्लांट में उन्होंने कुल जो है 14 कैरेक्टर्स को लिए और 7 जोड़े में रखा, मतलब ऑपोजिट, जैसे कि लंबा का छोटा, जैसे कि कलर में एक पिंक एक वाइट, रेड ही उसको बोला जाता है पिंक को, हालांकि रेड ही उन्होंने ये किया, मेंशन किया रेड बोल के ही कि एक रेड एक वाइट, तो मतलब फ्लावर का कलर है ऑपोजिट, जोड़े में उन्होंने रखा। इस तरह से उन्होंने 14 कैरेक्टर को जोड़े में रखकर 7 जोड़े कैरेक्टर्स को लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि ये कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, इसका क्रॉस आपस में कैसे हो रहा है, और ये पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन में ही ये सब कैरेक्टर्स जो है 7 जोड़ा कैरेक्टर्स, वो एक एक कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया और पता किए कि नेक्स्ट जनरेशन में किस आधार पर ये जा रहा है। तो वो कौन सा कैरेक्टर्स था? वो था राउंड एंड रिंकल, मतलब सीड सबसे पहले देख लिए कि रिंकल सेप्ट का सीड, और फिर राउंड सीड में उसका स्ट्रक्चर, फिर सीड का कलर कि ग्रीन एंड येलो सीड, फिर एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर मान लीजिए एक्सियल एंड टर्मिनल, इस टाइप का फ्लावर का पोजीशन के आधार पर, फिर रेड एंड व्हाइट फ्लावर के कलर के आधार पर, उसके बाद ग्रीन एंड येलो पोड, मतलब उसके पोड यानी जिस कवर के अंदर पी रहता है, वो मटर का दाना जो रहता है ऊपर जो फली रहता है उसको पी पोड बोला जाता है। ये होता है पी पोड, इसके अंदर पी होता है। तो पी पोड का कलर वो देखा गया ग्रीन एंड येलो, तो पी पोड का कलर ग्रीन एंड येलो एंड इनफ्लेटेड, मतलब वो कि फ्लैट चिपटा थोड़ा फुला हुआ उस टाइप का, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्टेंट पोड, इसके स्ट्रक्चर इसके कलर के आधार पर। देन जो है ड्वार्फ एंड टॉल प्लांट, ये जो प्लांट है कुछ स्मॉल होते, मतलब कुछ छोटे होते थे कुछ लंबे होते थे, ऐसा नहीं था मिडिल साइज का कोई था, इसमें या तो लंबा था या बौना था, बीच वाला कोई नहीं था। इसीलिए इसको ये करना भी बहुत इजी हो जाता था कि नेक्स्ट जनरेशन में लंबा आया या नाट आया, क्योंकि बीच वाला तो कोई आता नहीं था। जैसे ह्यूमन जो है वो ऐसा नहीं है कि एक 5 फीट का है एक 3 फीट का है, हाँ वो कोई फिक्स नहीं है, कोई 3 है कोई 2 है कोई 4 है कोई 5 है कोई 6 है कोई 7 है, ऐसा नहीं है कि 2 ही साइज है। लेकिन मटर के पौधे में एक लंबा एक बौना होता है, बीच वाला नहीं होता है, इसीलिए हाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया।
और फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पब्लिश किए एक साधारण से पत्रिका में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे, ऐसा नहीं था कि बहुत अमीर थे, वो बस चर्च के फादर थे। वो तो पब्लिक एक ये हुआ कि वो पब्लिक के थ्रू चलने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई गवर्नमेंट के थ्रू उसको पैसा मिल रहा है ये सब एक्सपेरिमेंट करने का। तो इसीलिए वो बहुत बड़े पत्रिका में अपने ये जो लॉज बनाए, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि क्या होता है, उसको एक साधारण से पत्रिका में निकालने के कारण ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, और ये उसको तब वो उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया गया। लेकिन जब वो फिर 1884 में उसका डेथ हो गया, उसके कुछ साल बाद यानी 1900 में कुछ साइंटिस्ट ने वापस इन पौधों पर उसके लॉज को कोई देखा कि अच्छा किसी ने इस साधारण से पत्रिका पे इतना सारा लॉ जो है वो देके गया है। तो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर जो देखा कि जो रिजल्ट मेंडल्स ने बताया एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। यानी कि जो इतने सालों पहले, जबकि जीन का भी नाम नहीं हुआ था, जीन क्या होता है ये भी नहीं पता था, तब उन्होंने इतने अच्छे परफेक्शन के साथ ये बताया कि जेनेटिक में कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो उसके लॉ में इतना सारा परफेक्शन देखने के बाद 1900 में बोला गया कि ये जेनेटिक्स के फादर मेंडल को बनाना चाहिए, क्योंकि इतना साल पहले जब जीन का भी पता नहीं चला था तब मेंडल्स ने इतना परफेक्ट लॉ दिया था, अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने कि कैसे कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। अब देखते हैं कि इसका लॉ क्या क्या है। इसमें टोटल 3 लॉ है। सबसे पहला तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें 2 तरह का क्रॉस हुआ, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, एक डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल कैरेक्टर्स लेना। सिंगल कैरेक्टर्स किसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये हुआ राउंड एंड रिंकल सीड, मतलब ये हो गया कि एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, एक ही कैरेक्टर का जोड़ा। जब हम ये 2 ले रहे हैं, जैसे सीड का ही ले रहे हैं, राउंड एंड ये दोनों ले रहे हैं, जब 2 कैरेक्टर को लेके हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वो हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनो जब एक ये को लेकर राउंड ले रहे हैं तो मतलब शेप के आधार पर ये कर रहे हैं क्रॉस, तो फिर सिर्फ शेप को ही हम ये कर रहे हैं, मतलब सामने रख रहे हैं, हम उसी को देख रहे हैं कि ये शेप कैसे कैसे जा रहा है, बाकी उस प्लांट में क्या हो रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं है। हम अगर ये मेन एम मेरा शेप में है कि वो राउंड है या रिंकल है, तो वो हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम 2 चीजों को देख रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जैसे राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, तो ये 2 कैरेक्टर्स के जोड़े को हम ले रहे हैं एक साथ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास हो रहा है, तो वो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम देख लेते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए सिंगल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, एक ही कैरेक्टर, मतलब तो अगर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, हालांकि अभी हम बताएं कि सबसे ज्यादा हाइट पे लिया गया, सबसे पहले हाइट को ही लेते हैं कि एक टॉल प्लांट एक स्मॉल प्लांट, ये एक कैरेक्टर हुआ, हाइट एक कैरेक्टर हुआ हाइट का। अगर हम हाइट एंड कुछ और ले रहे, मान लीजिए कि कलर ले रहे होते तो 2 कैरेक्टर होता, ये एक ही कैरेक्टर लिया हाइट वाला, तो इसका मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो टॉल, इससे याद रख सकते हैं कि टॉल को डिनोट किया गया टी से। ये एक एलील है, ये एक एलील है और ये एक एलील है, ये दोनों जो है वो पेरेंट्स को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, कि ये टॉल प्लांट है, इसके अंदर 2 एलील होते हैं, 2 एलील से मिलकर हम एक ये को जीन को जो है, फैक्टर को जो है इंक्लूड ये कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये टोटल क्या है, एक फैक्टर है। तब तो जीन नहीं था, तब जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए जीन के जगह पर मेंडल्स ने फैक्टर नाम यूज किया कि जो ये है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कौन कर रहा है। अभी हम जानते हैं कि वो जीन कर रहा है, डीएनए में प्रेजेंट जीन, डीएनए का ही एक पार्ट है जीन, वो ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तब तो पता नहीं था मेंडल को, तब उन्होंने उस जीन का नाम जो फैक्टर बताया कि वो फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक एलील है। जब उन्होंने एक टॉल प्लांट को लिया तो उसको इंडिकेट, और मेंडल्स के बारे में एक और बात है, मेंडल्स पहला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने मैथ को बायोलॉजी के साथ इंक्लूड कर दिया।
वो जो है मैथमेटिक्स तरीके से इसका ये रिजल्ट को निकालते थे। उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट को कैपिटल टी से, अब टॉल है, टी से शुरू हो रहा है तो मान लीजिए टी है, और लंबा है तो उसको बड़ा वाला टी से, तो ये कैपिटल टी से उसको इंडिकेट किया गया। और एलिल जोड़े में होता है इसीलिए इसको डबल में किया गया, डबल टी लिखा गया। और स्मॉल प्लांट के लिए सिमिलरली स्मॉल टी, स्मॉल है वो स्मॉल टी लिखा गया उसको, और एलिल चूंकि जोड़े में होते हैं इसीलिए उसको स्मॉल टी में डबल लिखा गया। ठीक है, अब ये हुआ पेरेंट। पेरेंट के बारे में पता हो गया, ये एलिल क्या होता है। अब जो है ये एलिल गैमेट कैसे बनता है। एलिल जो है वो सेपरेट हो जाना, एक एक एलिल एक एक जगह में सेपरेट हो जाना गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये एक टी इधर आ गया और ये एक टी इधर आ गया, तो ये गैमेट हो गया, ये सारा गैमेट बन गया। ये क्या है, गैमेट। जैसे कि गैमेट क्या होता है, एक ह्यूमन में जैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है और एग का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन में ही क्या बाकी कोई भी एनिमल्स में, कोई भी जीव में एग एंड स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए हो रहा है, जैसे फ्रॉग में ही मान लीजिए वाटर में एग एंड स्पर्म बहुत सारी मात्रा में ये रिलीज हो रहा है, उसी टाइप से यहाँ भी ऐसा नहीं है कि गैमेट दो ही होगा, गैमेट का फॉर्मेशन जितना होना था वो हो गया, लेकिन फ्यूज तो एक एक गैमेट करेगा, एक एग के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है। इसी तरह एक गैमेट से दूसरा गैमेट फ्यूज होगा, एक स्पर्म के साथ एक ही फ्यूज हो सकता है ना, तो इसके साथ ये फ्यूज करने के बाद क्या बनाया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हो गया F1 जनरेशन, मतलब ये हो गया बच्चा। मतलब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होने के बाद क्या होगा, बच्चा ही तो होगा। तो ये कैसे हुआ, मान लीजिए ये गैमेट का ये प्लांट से ये से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आपस में मिला, यहाँ फीमेल प्लांट में, यहाँ से जो ये निकला पी निकला, उसमें से बहुत सारा सीड है, वो सीड से जो प्लांट निकला वो ये है। ठीक है, ये दोनों प्लांट के गैमेट आपस में, ये गैमेट हुए इस प्लांट में, मान लीजिए इस प्लांट में ये है, इस प्लांट का गैमेट ये है, ये आपस में इस प्लांट फीमेल फ्लावर के अंदर मिला, वो बना ये पी, उसके अंदर बहुत सारा सीड और उस सीड से बना ये प्लांट, जो कि हाइट में टॉल दिखा। कैसे टॉल हुआ, कैसे टॉल हुआ, ये बात है कि टॉल होने का 3 रीजन है। मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट करने से पहले हालांकि और नहीं किया कि टॉल एंड टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस कराया, तो उससे जो प्राप्त हुआ सीड उससे टॉल ही हुआ, तो टॉल और टॉल को क्रॉस किया तो टॉल हुआ, शॉर्ट एंड शॉर्ट को क्रॉस किया तो वो शॉर्ट हुआ प्लांट। लेकिन वो तो खैर याद हो ही जाता है कि टॉल से टॉल तो टॉल ही हुआ और शॉर्ट से शॉर्ट तो शॉर्ट ही हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इसमें था कि जब टॉल प्लांट एंड स्मॉल प्लांट को क्रॉस किया तब क्या हुआ, जब टॉल प्लांट एंड स्मॉल प्लांट को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में यानी कि पहला बच्चा जो हुआ वो क्या हुआ, T एंड T हुआ, मतलब कैपिटल T एंड स्मॉल टी। कैपिटल T चूंकि बड़ा है, ये बड़ा ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये क्या हुआ, इसमें प्रभावी हो गया, ये T हो गया, मतलब लंबा होने का 3 ये पोजीशन हुआ। एक तो जब ये T रहेगा तब भी टॉल प्लांट होगा, अच्छा ये रहेगा तो भी टॉल होगा। सिर्फ शॉर्ट तभी हो सकता है कोई प्लांट, डॉट तभी हो सकता है, स्मॉल प्लांट तभी हो सकता है जब दोनों टी स्मॉल हो, तभी ये स्मॉल हो सकता है प्लांट, नहीं तो ये दोनों कंडीशन में प्लांट टॉल होगा। वो क्यों होगा वो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखेंगे, लेकिन पहले अभी देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये गैमेट ही सिर्फ फ्यूज क्या बाकी सब बर्बाद हो गए, ये भी तो फ्यूज क्या होगा, और इसी से मान लीजिए अगर एक ही पी पॉड बना होगा तो इसमें तो बहुत सारे सीड है, इससे बहुत सारे प्लांट बने होंगे, यहाँ ये एक लौता तो नहीं होगा टॉल, ये और भी बना होगा, बहुत सारा बना होगा ये, तो इसका अब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, मतलब इसके बच्चे में जो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं F1 जनरेशन को, इसको आपस में क्रॉस कराया गया, इसका पॉलिनेशन करवाया गया, तब क्या हुआ। अब हम देखते हैं, टॉल तो पता चल ही गया कि ये टॉल है। मान लीजिए 2 पौधा है इसमें, इस जनरेशन का F1 जनरेशन का, मान लीजिए ये और इससे ये आया, हालांकि बहुत सारे प्लांट आएंगे, तो इसको कैसे ये किया जाएगा, ये एक बार इससे करेगा क्रॉस, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, मतलब
कैपिटल टी जो है एक बार इस कैपिटल टी से करेगा, फिर एक बार इस स्मॉल टी से, फिर ये स्मॉल टी एक बार इस कैपिटल टी से करेगा, फिर इस स्मॉल टी से, मतलब दोनों से करेगा। तो ये क्या हुआ, टी टी एंड स्मॉल टी, फिर टी टी फिर टी टी, मतलब 3:1 का रेशियो मिला। इसको और एक तरीके से निकाला जाता था, जो मेंडल्स का एक फ्रेंड था उन्होंने बताया कि इसे आप और इजी वे में निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। हालांकि उसके दोस्त का नाम ही पुनेट था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर ये स्क्वायर का नेम दिया, वो मैथमेटिशियन थे उसके दोस्त। इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये गैमेट है, हम जानते हैं ये प्लांट है, ये तभी प्लांट था, इसका गैमेट अलग करना जरूरी था। इसका गैमेट अलग भी करते तो क्या होता, इसका गैमेट अलग करते तो एक टी होता, ये सेपरेट होता, फिर ये सेपरेट होता। चलिए सेपरेट हो गया ये सेपरेट हुआ, ये अब ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट हुआ। अब देखिए इस ये और ये ऐसे 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 इसका क्रॉस किया जाता है, एक बार ये टी, फिर ये टी, फिर स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी है, चलिए स्मॉल टी ही लिख देते हैं, फिर कैपिटल टी, पहले स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी है। तो इससे भी पता चल रहा है, अभी हम क्या बताएं कि ये 2 कैपिटल टी रहेगा तो भी टॉल होगा, और अगर एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी तो भी प्लांट टॉल ही होगा। तो टॉल कितना हुआ, 1 टॉल 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ भी एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, तो 3 हुआ, 3:1, मतलब 3 प्लांट जो है वो डॉर्फ थे एंड एक ड्वार्फ, मतलब ये डॉर्फ है, स्मॉल को ही डॉर्फ बोला जाता है, तो ये क्या है, डॉर्फ प्लांट है। 3:1 का रेशियो मिला, ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल्स ने 2 लॉ दिए, सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया, अब कोई काम करने के बाद ही तो हम रिजल्ट निकालते हैं, लॉ आखिर क्या है, वो रिजल्ट ही तो है कि उसका रिजल्ट क्या क्या निकला, ये लॉ उसका रिजल्ट है, वो जो काम किया गया वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, वो काम किया उन्होंने। अब उन्होंने रिजल्ट के तौर पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि हुआ क्या आखिर उस क्रॉस में, क्या क्या रिजल्ट निकाला उन्होंने बताया कि जब हम ऐसे क्रॉस को करते हैं, यानी कि गैमेट मान लीजिए एक टी, फिर ये स्मॉल टी, ये हो गया गैमेट। इसको जब हम आपस में मिलाते हैं ये गैमेट को, तो F1 जनरेशन में ये निकलता है। जब इसमें दोनों ही है, हमको ये तो पता है कि जब 2 कैपिटल होता है तो वो टॉल प्लांट होता है, जब 2 स्मॉल टी होता है तो वो डॉर्फ प्लांट होता है, लेकिन जब 2 होता है तो एक स्मॉल टी होता है और एक कैपिटल टी होता है, तो फिर ये पौधा लंबा क्यों होता है। तो मेंडल्स ने बताया कि जब 2 गैमेट आपस में मिलते हैं और दोनों का कैरेक्टर भले ही उसमें सेम हो, एक रेस में 2 बंदा भले ही भाग ले रहा हो, दोनों ही भले रेस में दौड़ रहा है पर जीत कोई एक ही रहा है, उसी टाइप का कुछ इस कंडीशन में हो रहा है कि दोनों ही बराबर हिस्सेदार है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, स्मॉल टी का कोई अब काम नहीं हो, वो नहीं, वो है, वो नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में वो हो जाए प्रभावी। ये जब एक और टी से मिलेगा तब तो ये हो ही जाएगा, वो तब तो डॉट प्लांट होगा ही। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रेस में अगर कोई जीत गया तो जरूरी नहीं वो सेकंड रेस में भी हारेगा ही, हारने वाला बंदा, और जीतने वाला जीतेगा ही। हो सकता है सेकंड रेस में उसका पोजीशन चेंज हो जाए, हारने वाला जीत जाए, जीतने वाला हार जाए। तो इस जो है F1 जनरेशन में जो प्रभावी होता है, जो गैमेट अपना लक्षण दिखा देता है, यानी कि जो जीतने वाला होता है, उसे हम डोमिनेंस कैरेक्टर बोलते हैं। हम जानते हैं कैपिटल टी क्या है, प्रभावी, मतलब अपना ये दिखाने वाला, टॉल दिखाने वाला है, ये टॉल। और इस जनरेशन के प्लांट को हम देखे, हम कोई टेस्ट में किए, जब हम इसमें ये दोनों प्लांट को क्रॉस किए, इससे ये जो सीड मिला हमें और ये जो पौधा बना, वो देखने से ही पता चला कि ये लंबा है, जबकि गैमेट तो दोनों का है इसके अंदर, ये तो पता है गैमेट दोनों का है, दोनों का मिला ही होगा। एक डॉट था तो वो डॉट वाले ही तो जीन प्रोड्यूस करेंगे ना। तो फिर भी ये प्लांट अगर ये लंबा हुआ, इसका मतलब इसका जीन जो है अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है, वो डोमिनेंस कैरेक्टर है। तो F1
F1 जनरेशन में जो अपना लक्षण प्रभावी दिखाता है, यानी जो अपना प्रभाव जीतने वाला होता है और दूसरे को दबा देता है, तो उस गैमेट को हम बोलते हैं डोमिनेंस, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंस। तो ये हो गया आपका डोमिनेंस। एंड ये जो अपना प्रभाव होते हुए भी उस रेस में भले वो हो लेकिन वो नहीं दिखा पाया कुछ भी अपना, तो वो हो गया रिसेसिव। ये हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये होता है कि एक जो जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन में जो पौधा प्राप्त हुआ, या फिर किसी भी ये में बोलिए एक जोड़े में कि दो गैमेट है, उसमें से जो अपना प्रभाव दिखा दिया, दूसरे को दबा दिया, वो कैरेक्टर दबाने वाला, जीतने वाला जो होता है उसको डोमिनेंस बोलते हैं, और हारने वाले को रिसेसिव बोलते हैं। उन्होंने ये लॉ तो डोमिनेंस ऑफ दे दिया, लेकिन जब 1900 में और साइंटिस्ट लोग, ऐसा तो नहीं है कि लॉ दे दिया बस बैठ गया, सब इसके पीछे लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें। तो क्या हुआ आगे, दो इसका जो है एक्सेप्शन निकल गया, मतलब दो खामी निकल गया इसमें। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये बताता है, जैसे ये क्या बताया कि एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, तो F1 जनरेशन में जो मिला, F1 जनरेशन में जो हमें पौधा मिला वो तो लंबा हो रहा है, वो लंबा ही हो रहा है। और मान लीजिए अगर ये नाटा भी होता तो ये डोमिनेंट होता, अगर ये लंबा है तो मतलब ये डोमिनेंट है, और अगर ये नाटा हो जाता ये पौधा, तो इसका मतलब क्या है कि ये डोमिनेंट होता। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही तो होता, इन दोनों के अलावे तो कोई नहीं आया, ऐसा तो नहीं है मिडिल साइज का आ गया। लेकिन कुछ प्लांट जैसे कि फॉलो प्लांट में देखा गया कि क्या हुआ कि उसका रेड कलर का फ्लावर था, चलिए तो उसको RR ले लेते हैं, जो रेड कलर का था, और व्हाइट कलर का फ्लावर भी उस प्लांट में देखा जाता है। तो रेड को हम RR से ले लेते हैं एंड व्हाइट को W ना लेके स्मॉल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिए, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो देख लेते हैं कि ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ। बनना क्या चाहिए F1 जनरेशन में, मेंडल के अनुसार क्या बनना चाहिए पहले वो देख लेते हैं। मेंडल के अनुसार बनना चाहिए, मान लीजिए गैमेट हुआ एक R, तो ये आपस में मिलकर बनना चाहिए रेड, जैसे कि यहाँ बना, यहाँ भी रेड बनना चाहिए, ये कैपिटल है तो मतलब वो डोमिनेंस है, तो ये रेड बनना चाहिए मेंडल के अनुसार। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ये बना गैमेट, और ये गैमेट आपस में जब मिला तो ये जो था ये पिंक कलर का फूल वाला बन गया, इसका फ्लावर पिंक बन गया। तब तो यहाँ तो मेंडल गलत हो गया कि इन दोनों में से ही कोई एक प्रभावी होता है, मतलब डोमिनेंस कैरेक्टर वाले होते हैं। ज़्यादातर जो है वो कैपिटल वाले, यानी कि प्रभावी जो है कैपिटल वाले ही होते हैं, लंबा। फिर डार्क कलर वाले, जैसे कि कोई लंबा है तो वो ये होगा डोमिनेंस होगा, फिर टॉल डोमिनेंस होगा, ग्रीन डोमिनेंस होगा, फिर रेड डोमिनेंस होगा, एक्सियल, इस टाइप से डोमिनेंस का कुछ ये हो गया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ये निकाल लिया कि कुछ डोमिनेंस ही थे, तो उनके आधार पर ये रेड कलर का होना चाहिए, लेकिन हो गया पिंक। अब ये पिंक कैसे हुआ, इसका नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं। अब इसका दो ये ले लेते हैं, दो पौधा, इसका जैसे मोनोहाइब्रिड में किए थे, इसका सेल्फी, इसका भी सेल्फ क्रॉस करवा लेते हैं। मान लीजिए कि F1, ये तो F1 जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन में ये पिंक फ्लावर वाले एक लौते तो प्लांट नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तो उसमें से दो पिंक फ्लावर के प्लांट ले लेते हैं, इसको आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है, चलिए पीनट स्क्वायर में ही देखते हैं। R यही बना, R ये बना, R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, मतलब तो इसमें कैसा प्राप्त हुआ कि ये जो कैपिटल R वाले हैं, कैपिटल R वाले तो रेड हुए, चलिए वो तो नॉर्मल ऐसा ही हुआ जैसा यहाँ है, और वाइट वाले भी, ये वाले वाइट हुए, ये भी नॉर्मल है, इसको भी समझ में आता है, ये रेड हुआ, इसको भी समझ में आता है। लेकिन जिसमें दोनों है
इसमें कैसे देखे हम कि जिसमें कैपिटल एंड स्मॉल दोनों गैमेट्स पाए गए, जिसमें दोनों के गुण हैं, दोनों के एलील्स हैं, तो क्या हुआ उसमें कि कोई एक जो है डोमिनेंस हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों मिलकर कोई तीसरा ही ये कर दिया, तो उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इससे पता चला कि एक एक्सेप्शन तो निकल गया, एक तो ये निकला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह लागू नहीं हो सकता, कुछ उसका एक्सेप्शन भी है। एक और इसका एक्सेप्शन है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी वो इनकम्प्लीट हो गया, वो कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस अब क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, हालांकि उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं बस कि क्या है, उतना डीपली हम जाएंगे नहीं इसमें। कोडोमिनेंस में क्या होता है, जैसे हम इसमें देखें कि कैपिटल और स्मॉल आर जो है, इसमें से हम देखें कोई तीसरा जन्म ले लिया, ठीक है, कोई तीसरा कलर आया, लेकिन को ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, ना तो कोई तीसरा आता है और ना ही दोनों, ना तो ये कंडीशन है कि कोई तीसरा आ गया दोनों मिलके, ना तो ये कंडीशन होता है कि दोनों में से कोई एक प्रभावी। इसमें क्या होता है कि जैसे मानिए आर है, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए एक आर है और एक कैपिटल आर है, तो ये ब्लड के केस में देखा जाता है कि ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं और दोनों ही अपना अपना ये गुण दिखाते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये ब्लड ग्रुप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम प्लांट के थ्रू में बताएं तो ये ऐसा होगा कि लंबा वाला भी अपना प्रभाव दिखा रहा है और नाटा वाला भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, फिर बीच वाला भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा प्लांट में तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए ये ब्लड ग्रुप में पाया गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें पाया गया कि मान लीजिए एक ये जीन है और एक ये जीन है, तो इन दोनों में से कोई एक जो है, ये आरबीसी है, इन दोनों में से कोई एक इसका अपना एंटीजन नहीं बना रहा है, दोनों का दोनों ही बराबर के है, मतलब रेस टाई हो रहा है, यहाँ कोई नहीं जीत रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, फिर ये आर है, मतलब दोनों बराबर है। इसमें जब दोनों में से कोई अपना प्रभाव ना दिखा रहा हो और कोई तीसरा भी ना जन्म ले रहा हो और दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में बराबर का भागीदारी दे रहा हो, तो उसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो इसका दो एक्सेप्शन निकला लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब है इसका सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेकेंड लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही निकाला, ये दोनों लॉ देने के बाद फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस किया गया। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, इसमें उन्होंने बताया कि जब हम देखते हैं टॉल प्लांट के लिए ये है एक एलील का एक जोड़ा, टॉल प्लांट के लिए, स्मॉल प्लांट के लिए एलील का एक जोड़ा है। ये बताया मेंडल्स इसके थ्रू कि जब गैमेट बनता है तो ये एलील आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ये जो है वो आपस में सेपरेट होते हैं, सेपरेट तो हो ही रहा है, ये तो हम शुरू से ही बता रहे हैं। सेकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ से पहले से ही बताया जा चुका है कि ये क्या है, जब दो कैपिटल टी है उसमें से, यानी कि एलील है, कैपिटल टी ऐसा नहीं है कि हम उसको ABCD लिख रहे हैं, ये क्या कैपिटल टी एलील है, इसके थ्रू हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये एलील आपस में सेपरेट हो रहे हैं, ये एलील आपस में सेपरेट होकर क्या बना रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए एलील का सेपरेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। तो यही है बस इसमें सेग्रीगेशन के लिए। अब फिर से क्रॉस करवाएं, क्रॉस तो वही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, तो इसको क्रॉस कराने का आई थिंक वो जरूरी नहीं है, बस सेपरेशन में इतना बताना था कि एलील जो है सेपरेट होकर, अलग अलग होकर सेग्रीगेट होते हैं, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। अब देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड हो चुका था, अब हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाइहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर लिया गया, दो जीन, यानी तब फैक्टर यूज किया गया जीन के लिए, लेकिन अब हम फैक्टर जीन बोल रहे हैं, लेकिन आप उस जगह पर जान लीजिए कि वो फैक्टर, मेंडल ने तब उसको फैक्टर बोला था, ठीक है। दो जीन ले रहे हैं, एक तो उसके सेप वाले सीड के, एक जो हम पी ले रहे हैं कि एक मान लीजिए एक मटर ले रहे हैं, इसका हम एक जीन ले रहे हैं किसका, कलर वाले का, कि वो कौन सा कलर का है, तो वो एक जीन हो गया, क्या हो गया वो। और फिर दूसरा क्या हो गया, उसके शेप राउंड है या फिर रिंकल्ड है, तो दो जीन का ले रहे हैं, दो कैरेक्टर्स को ले रहे हैं, दो जोड़े, क्योंकि एक जोड़ा में हम ले रहे हैं, एक तो जैसे कि एक टॉल एक ड्वार्फ को ले रहे थे, उसी तरह यहाँ ले रहे हैं एक राउंड को, एक रिंकल्ड को, एक राउंड को ले रहे हैं हम, यहाँ एक रिंकल्ड को ले रहे हैं, मतलब क्या वो ये हुआ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, इस टाइप का रिंकल्ड से, ऐसा थोड़ा सा गुंजा हुआ। और क्या ये क्या होता है, राउंड एक लिए एक जीन ये हो गया एंड दूसरा
मतलब इसी का ये जोड़ा है, तो इसको 1 स्टार बना देते हैं। और ये क्या है, 2 है, ये दूसरा जीन का है, ये 2 येलो, और येलो का ये मतलब दूसरा जीन क्या है, कलर का है, ये 2 स्टार बना देते हैं। तो 2 कैसे हो रहा है, जोड़े में है, 2 जोड़े ये को लिया गया कैरेक्टर्स को, इसीलिए इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला गया। अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस होता कैसे है, तो राउंड का हम आर ले लेते हैं जोड़े में, राउंड का जो है इसको क्या, राउंड को डबल आर से कर दिए और येलो को डबल कैपिटल से, एंड देन सिमिलरली उधर इसके ऑपोजिट के लिए स्मॉल और इसके ऑपोजिट के लिए स्मॉल, इसके लिए स्मॉल आर, इसके लिए स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम बनाते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ये हो गया प्लांट का गैमेट बना। अब इसको हम ऐसे करें कि आर आर सेपरेट हो रहा है, ये आर सेपरेट हो रहा है, ये तो कितना हमारा बन चुका है। अब क्या इसको फिर से करेंगे कि फिर वाई बन रहा है, कि फिर वाई बन रहा है, इसमें से फिर ये वाला ऐसा ही बनेगा और इसके साथ कोई एक, तो अभी एक ही मान लेते हैं। हालांकि ऐसे इसी टाइप से यहाँ भी गैमेट बना और यहाँ भी गैमेट बना, फिलहाल हम एक एक ही ले रहे हैं। ये वाला एक लिए गैमेट, एंड ये अब लेते हैं गैमेट वाई। ठीक है, इसका मतलब एक गैमेट ये आया, इसका एक गैमेट ये आया, दोनों मिला के ही एक गैमेट है। ऐसा तो नहीं है एक प्लांट का अगर 2 कैरेक्टर पास हो रहा है तो 2 अलग अलग क्रॉस हो रहा है, एक ही क्रॉस से हो रहा है। ये हो गया इस जनरेशन का गैमेट, और ये गैमेट आपस में मिलेगा। ये इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, अभी बहुत कुछ बनाना है। और इसमें यहाँ हुआ फ्यूजन इसका, ये और ये, चलिए आर आर और वाई वाई, तो ये क्या बना, सबको लिख दिया बस अरेंज करके। तो ये क्या बना, सबसे पहले अगर हम ये को देखें, शेप को देखें तो क्या है, कैपिटल है राउंड में, यानी कि राउंड और रिंकल में क्या है, एक कैपिटल है, तो मतलब ये डोमिनेंट होगा। पहले कलर को देख लेते हैं, सॉरी ये शेप को देख लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ, रिंकल्ड हुआ। एंड अब हम कलर को देखते हैं, वाई वाला में भी एक वाई है, जो ये हम देख चुके हैं कि डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कोई एक कैपिटल रहने से F1 जनरेशन में वो क्या होता है, वो अपना प्रभाव दिखा लेता है, डोमिनेंस हो जाता है। तो यहाँ भी येलो होगा। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने वो सारे बने, सॉरी राउंड एंड येलो। कैसे बने राउंड एंड येलो, क्योंकि यहाँ आर जो है वो राउंड के लिए है ना, रिंकल के लिए तो स्मॉल वाले हैं, और यहाँ कैपिटल है इसीलिए राउंड हुआ है, और यहाँ कैपिटल वाई भी है। अगर नहीं रहता, अगर स्मॉल आर रहता तो ये रिंकल हो सकता था, लेकिन यहाँ हुआ राउंड येलो। ये हो गया F1 जनरेशन। अब हम देखते हैं आगे F2 जनरेशन कैसे बनेगा। अब फिर इसका गैमेट होगा, इसमें ये ऐसा प्लांट बहुत सारा बना होगा। इसमें अब ऐसा प्लांट 2 ही प्लांट लेते हैं ऐसा, जिसको आपस में क्रॉस करवाना होगा। तो लेकिन पहले गैमेट तो बनाना होगा ना, इसका गैमेट बनाते हैं। एक और प्लांट ले लीजिए इसका, अब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। आर बना, वाई एंड वाई, ये हो गया इसका गैमेट। चलिए इसी को गैमेट बनाते हैं, ये हुआ इसका गैमेट। अब ये गैमेट जो है वो किससे फ्यूज होगा, गैमेट बनेगा कैसे, तो ये बनेगा आपका, तो अब इसमें भी 2 प्लांट होगा। तो सबसे पहला प्लांट हम देख लेते हैं, इसका गैमेट कैसे बनता है वो देख लेते हैं, फिर दूसरा का गैमेट हम मिलाएंगे। पहले इसका गैमेट देखते हैं। ये एक बार इसको भी पूरे स्क्वायर से ही बना लेते हैं। चलिए इसको स्क्वायर से बना लेते हैं, ज्यादा इजी होगा ये। पहले कलर वाले को रख देते हैं एक साइड, और एक साइड वाई को, आर वाई, फिर आर वाई, ये हो गया कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर स्मॉल
वाई स्मॉल, ठीक है। ये बना इसका गैमेट। कैसे बना? जैसे मोनोहाइब्रिड में बनता था, कि मोनोहाइब्रिड में कैसे बनता था, आपस में मिलके, जैसे गैमेट आपस में कैसे बनता था, वो अभी तो बताया ही, इतना तो याद ही होगा कि वो आपस में मिलके ही बनता था। इसमें गैमेट इस टाइप से बना, तो दूसरा प्लांट में भी ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तो एक प्लांट का गैमेट हुआ, ये वन प्लांट का गैमेट है। एक और प्लांट ऐसा ही होगा जो ऐसा ही बना रहा होगा इसी, क्योंकि एक जनरेशन हालांकि लिखे भी थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्लियर इसी से होगा। तो ये भी एक ऐसा ही बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा, आर आर वाई एंड वाई, वाई आर सेम बना ये दोनों। तो दो प्लांट का गैमेट मिल गया। अब दो प्लांट का गैमेट को फ्यूजन करना है, तो जब हमको यहाँ क्या मिला, 4 मिल रहा है, तो इसके लिए एक और पीनट स्क्वायर बनाते हैं, बड़ा जैसा बनाते हैं दो गैमेट को, तब हम लिखेंगे 4 गैमेट मिला। 4 गैमेट को हम बनाने के लिए एक स्क्वायर बनाते हैं, पीनट स्क्वायर। ये रहा, आई थिंक इसमें आ जाना चाहिए। चलिए प्लांट क्या एम्प्टी को हटा देते हैं। ज्यादा बन गया ना। अब गैमेट को लिखते हैं। सबसे पहले पहला गैमेट क्या है, आर वाई, फिर आर वाई, फिर ये गैमेट वाई आर, फिर ये है वाई आर, ठीक है। फिर ऐसा ही गैमेट है एक और, तो इसको, ये तो एक प्लांट का हुआ, अब ये एक प्लांट का, एक मेल एक फीमेल होगा। ये मान लीजिए फीमेल है, ये मान लीजिए फीमेल है, और ये इधर वाला जो लिखे वो मेल है। जो मेंडल जो थे वो मेल एंड फीमेल प्लांट को अलग कैसे किए, उसको पता कैसे चलेगा, खुद से भी तो इंसेक्ट भी तो कर सकता है पॉलिनेशन। वो उन्होंने क्या किया, अपने पॉलिनेशन करने के बाद उस प्लांट को कवर अप कर दिया, ताकि कोई इंसेक्ट उसके एक्सपेरिमेंट को खराब ना कर सके। ऐसे ही नहीं छोड़ दिए थे वो, ताकि उसके एज को कोई खराब कर दे। तो अब हम कैसे क्रॉस कर सकते, जैसे मोनोहाइब्रिड में हम बनाए वैसे ही। अब हम दो प्लांट का लिख लिए, ये तो मेल का है, ये मेल का है एंड ये फीमेल का है, तो यूनिट स्क्वायर भी बना लिया। अब तो इजी है, बस एक पहले हम कलर वाले को लिख देते हैं, आर आर वाई वाई जो है बस लिखते जाएंगे, एक बार इसको एक बार इसको। पहले इसको इससे करेंगे, फिर ये लिखेंगे। चलिए इस रो में है तो ये रो वाला लिखेंगे, फिर ऊपर वाला, फिर ये रो वाला, इस सामने जा रहे हैं ना, तो ये रो लिखेंगे, फिर ऊपर वाला, फिर ये रो वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ये रो वाला, फिर ऊपर वाला। अच्छा पहले ये लिखना चाहिए था ना, फिर ये, हालांकि आर आर को एक साइड में लिखना चाहिए और वाई वाई को एक साइड में, लेकिन कोई कंफ्यूजन पहली बार में ना हो इसीलिए हम ऐसा बना। लेकिन आपको आर आर को एक साइड में लिखना है और वाई वाई को एक साइड में लिखना है। ये बन गया, मतलब इतने सारे जो प्लांट बने, ये क्या प्लांट है, ये गैमेट है, ये गैमेट आपस में मिलकर इतने सारे प्लांट बने। ये प्लांट का रेशियो कैसा है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते थे 3:1 का रेशियो मिलता था, मतलब 3 प्लांट जो है वो टॉल एंड 1 डॉट था। इसी टाइप से इस यूनिट स्क्वायर से हमको पता चलता है कि इसमें जो है 9:3, मतलब 9 जो प्लांट थे वो एक जैसे। और इसमें देख लेते कैसा कैसा है कि राउंड, ये राउंड येलो है, राउंड येलो वाले हैं,
कुछ राउंड येलो वाले मतलब 9 इसमें 9:3:3:1 का रेशियो मिलता था इसका। उसमें जैसे 3 प्लांट जो थे वो टॉल और 1 प्लांट जो थे उसमें ड्वार्फ था। इसी टाइप से इस प्लांट में जो है 9 राउंड येलो वाले बने, फिर 9 बने राउंड रिकल वाले, फिर बने 9 बने राउंड येलो वाले, फिर 3 बने राउंड रिकल वाले, राउंड व्हाइट ग्रीन वाले। पहले 9 बने क्या, राउंड येलो, ठीक है, फिर बने राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड ग्रीन, एंड देन बने और 3 बने येलो एंड ग्रीन, एंड लास्ट में बने रिंकल एंड ग्रीन। 1 जो वो सबसे कम बनने वाला था ये रिंकल एंड ग्रीन, और सबसे ज्यादा बनने वाला था राउंड एंड येलो, और उसमें से मिक्सअप होके बने ये 3 and 3, ठीक है। और ये हुआ इसका फिनोटिपिक, मतलब दिख कैसा रहा था, उसके लिए कोई उसको ये नहीं करना पड़ा था एक्सपेरिमेंट, वो देखने से पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसा टाइप का है, कि इसमें 3 लंबा है 3 नाटा है, वो देख के पता चल रहा है। उन्होंने उसके लिए कोई ये नहीं किए, क्या माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज नहीं किए, ना ही फैक्टर जीन, इसमें वो सब कुछ नहीं था, बस देखे और पता किए। बाकी जो इसको जीनोटिपिक बोला जाता है, जो फिनोटिपिक बोला जाता है जो देख के पता चले, और जीनोटिपिक उसे बोला जाता है जो जीन है उसका, जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। वो रेशियो कैसा हुआ 1:2:4:2:2:1:2:1, ठीक है। ये है उसका जीनोटिपिक, मतलब हर एक तो अलग अलग है, क्योंकि 3 जो था जैसे कि इसको भी हम बोलते हैं कि इसको भी हम टॉल बोल रहे हैं, इसको भी हम टॉल बोल रहे हैं, दोनों तो टॉल ही है, लेकिन क्या इसका जीन सेम है, इसका जीन दोनों क्या ये वाले हैं लंबा वाले हैं, लेकिन इसमें एक एलील जो है वो क्या है, वो तो स्मॉल वाले हैं, भले ही ये डोमिनेंट है लेकिन एक तो स्मॉल है। इसका पता उन्होंने टेस्ट क्रॉस से लगाया, टेस्ट क्रॉस से ये पता चल जाता है कि इसके जीन में लंबा तो है, डोमिनेंट है, ठीक है, लेकिन ये लंबा है या फिर ये वाला लंबा है, वो टेस्ट क्रॉस से पता चलता है। टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव करेक्टर वाले पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं, उसको जानना है तो फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो है, हम दे देंगे। अब इसमें वो उसका फिनोटिपिक है, मतलब ये पता लगाने, जीनोटिपिक किसको बोलते हैं, जो ये पता लगा दे कि ये वाला लंबा था, ये वाला था। तो इस टाइप से अलग अलग जीन वाले कैसे उसके जीन के आधार पर ये रेशियो आया उसका 1:2:2:4:2:2:1:1, ठीक है। मतलब इतने तरह के जीन वाले प्लांट थे, लेकिन उसमें से जैसे इस टाइप का भी लंबा को लंबा बोला गया, उसी टाइप से यहाँ भी बोला गया राउंड एंड येलो को। राउंड एंड येलो बहुत तरह के यहाँ भी थे, जैसे कि यहाँ टॉल अलग अलग है, वहाँ राउंड भी अलग अलग जीन वाले थे। उन जीन को अगर अलग किया गया तो इतने सारे रेशियो निकाले उसके जीन के आधार पर। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक लास्ट जो ये था लॉ था, उन्होंने ये दिया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या होता है देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देख लिए कि F1 जनरेशन में कौन प्रभावी होता है, कि जीन भले ही दो एलील्स है, एक ही में एक स्मॉल वाले एक प्लांट को ड्वार्फ करने वाले, एक कैपिटल वाले, लेकिन उसमें कोई एक प्रभावी होता है, उसको डोमिनेंस बोला गया। सेग्रीगेशन में हम देख लिए कि गैमेट जो है वो एलील से सेपरेट होकर वो गैमेट बनते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद सेग्रीगेशन एक जो पॉइंटर क्या था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। तो वही है, प्योरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों एक ही चीज है। अब हम देखते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो मेंडल ने लॉ दिया वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके आधार पर उन्होंने क्या कहना चाहा, जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम देखे कि येलो ग्रीन लिए थे, राइट, येलो एंड राउंड एंड येलो लिए थे, राइट, राउंड एंड येलो और रिंकल एंड ये था ग्रीन था, यही उसको हम रहने देते हैं राउंड एंड जो भी था राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, यही था। तो इसमें से जो गैमेट निकला अलग अलग कर ही देते हैं, लास्ट वर्ड है, ये वर्ड समझ भी आ जाएगा और क्लियरली यही होगा
जैसे हम सेग्रीगेशन के आधार पर जो गैमेट बनाना सिखाए, इस आधार पर कि एलील्स अलग अलग होते गए, सारे एलील एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, ये एक एलील का जोड़ा होगा, क्योंकि जोड़े में है, हम दो कैरेक्टर को साथ में लेकर चल रहे थे, डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर है ये एक जोड़ा होगा और ये एक जोड़ा होगा, ये एक जोड़ा होगा, ये एक जोड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये भले ही जोड़े में है, मान लीजिए इस एक को ले लेते हैं, यहाँ एक गैमेट को हम उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, समझाने के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है कि भले ही ये जोड़े में है, हम कैरेक्टर साथ में, अगर जीन में है, ये एलील साथ में हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को बांधे रखता है कि तुम मेरे ही साथ चलो, इसके साथ तुम मेरे, वाई ये नहीं बोलता है कि हम कैपिटल है, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, स्मॉल के साथ नहीं जाएंगे। वो पूरा इंडिपेंडेंट है कि वो किसी भी के साथ जा सकता है, किसी के साथ भी हो जाएगा। वो ये आर जो है वो फ्री है कि वो स्मॉल आर के साथ जाएगा या स्मॉल वाई के साथ जाएगा। इसी तरह यहाँ ये कैपिटल वाई फ्री है इस बात के लिए कि वो इस आर के साथ जाएगा या इस वाई के साथ जाएगा। तभी तो जब हम पहले देख लेते हैं गैमेट कैसे बना, जो नेक्स्ट जनरेशन में हम गैमेट बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे। ये गैमेट है, इसका जो F1 जनरेशन बना था ना, F1 जनरेशन बनाइए, F1 जनरेशन बनाइए। चलिए इसमें भी क्लियर और आ जाए। ये बना एक गैमेट, ये बना एक गैमेट, Y कैपिटल Y एंड ये स्मॉल y, यही था F1 जनरेशन, यही प्लांट बना था। तो ये दो प्लांट मिलके आपस में नेक्स्ट जनरेशन बनाया था, डायहाइब्रिड क्रॉस, यही तो बता रहा था। तो ये हो गया इसका गैमेट, यही है गैमेट। लेकिन ये फ्यूज करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पर मिक्सअप नहीं है। अब यहाँ ज्यादा क्लियर होगा कि ये जो है, ये R जो है, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। ये तो F1 जनरेशन था, ये क्या है F1 जनरेशन। अब ये गैमेट बनाएगा ना, तो इसका गैमेट ये कैपिटल R इसके साथ जाए, इन दोनों में से, और ये दोनों। ठीक है, ये येलो वाले हैं, इस वाई वाले। अब हम देख लेते हैं कि ये जोड़े में है ना, ये तो जोड़े में है गैमेट, या फिर जोड़े में नहीं, जोड़े में गैमेट कैसे जोड़े में हो सकता है। ये F1 जनरेशन ही ये जो है सब कुछ अपना अपना सेपरेट हो रहा है, ये गैमेट है, सभी गैमेट है। कोई भी गैमेट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। गैमेट बनने के लिए जैसे कौन किसके साथ फ्यूज करेगा, उसके लिए कोई किसी के साथ नहीं है कि हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आर बोलेगा कि हम नहीं स्मॉल आर के साथ ही इसके पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आर फ्री है इस वाई के साथ या इस वाई के साथ जाने के लिए। तो ये आ गया, चलिए इसके साथ आ गया कि हम कैपिटल के साथ जाएंगे। ये आई इसके साथ भी फ्री है कि हम कैपिटल आई को स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अब ये भी फ्री है, ये जरूरी नहीं है छोटा है तो इसको ये इग्नोर कर दिया जाए। ये भी बराबर का हकदार है कि ये किसके साथ जाए, ये स्मॉल कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और ये आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मतलब हर कोई एक दूसरे से फ्री है, कोई किसी के साथ भी मिलकर गैमेट बना सकता है। ठीक है, तो कोई किसी के साथ मिलकर गैमेट बनाने के लिए फ्री है, इसी को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब फ्री है वो किसी के साथ भी मिलकर फ्यूज करने के लिए आपस में। तो इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है। कि कैसे ये, अगर हम इसको थोड़ा सा और क्रोमोसोम के आधार पर बोले तो इसके मतलब जैसे एनसीईआरटी में इसका ये दिया हुआ डेफिनेशन उस आधार पर, तो इसको समझाने के लिए मान लीजिए क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम में एक जीन है, ये दोनों क्रोमोसोम मिलकर ये प्लांट बनाया है, ये वाला प्लांट का क्रोमोसोम है। तो इस प्लांट में दो तरह का जीन है, दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो दो तरह का जीन होगा। सबसे पहला क्या, इसमें क्या है, ये कैसा बना था, राउंड एंड येलो बना था, तो ये हो गया राउंड वाला, ये हो गया, यहाँ भी राउंड ये वाला होगा, मतलब शेप का जीन है तो उसके सीधे में तो शेप का ही होगा। सेकेंड वाला है येलो का, तो ये हो गया उसका कलर ग्रीन का, ये हो गया ग्रीन का, ये रिंकल्ड का, ये राउंड एंड रिंकल्ड
ग्रीन एंड येलो, ठीक है, सॉरी येलो एंड ग्रीन, ये हो गया उसका जीन। तो ये जीन फ्री है, हर एक जीन का एलील जो है, एलील क्या होता है, जीन एलील से मिलकर जीन बना हुआ होता है सिंपल वे में। तो ये हर एक जो जीन का एलील होता है वो फ्री होता है कि वो किस अगले जनरेशन में जाने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि वो बंधा हुआ है, मतलब इसके साथ है वो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये राउंड के साथ ही जाएगा, जरूर ये जो है तो इसमें एक ही साथ, मान लीजिए एक बॉक्स में है, एक जीन में है, एक जीन का दो एलील है, ये दोनों एक ही जीन का दो एलील है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये साथ साथ जाएगा। ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। इसके साथ क्या करेगा जाके, ये तो एक ही क्रोमोसोम में है, मतलब ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, हालांकि ये सही है। मतलब हर एक जीन का दो एलील में से दोनों एलील फ्री है कि वो किसी के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, उसे हम लोग ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। आई थिंक इसमें कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। ये होता है मेंडल्स का 3 लॉ कंप्लीट। इसके बाद टेस्ट क्रॉस, उसके बाद कोडोमिनेंस, और जो भी इसमें बचा हुआ होगा कुछ क्रोमोसोम थ्योरी, वो सब हम बताते रहेंगे। अगर आप ये आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।